हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान का एक और पट्टी सेट देखेंगे, जिसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि पूर्व परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। जो प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही सहायता करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो कौन सा पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, या फिर समस्या के प्रति जागरूकता, या फिर प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या फिर प्राकल्पना का निर्माण करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी सही, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों, बालक के अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण है, या फिर अनुशासनहीनता है, या फिर आर्थिक अभाव है, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है। तो दोस्तों, बालक में अपराधी जो प्रवृत्ति है वो विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अपराधी बालक कौन होते हैं। तो दोस्तों, जो अपराधी बालक हैं वो कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, जो अपराधी बालक हैं वो होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों से झगड़ता है, आप क्या करेंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, या फिर आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, या फिर आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो दोस्तों, एक शिक्षक के नाते ऐसी परिस्थिति में आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। तो सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थी को दंड देना, या फिर अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, या फिर अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, या फिर इसकी उपेक्षा करना। तो दोस्तों, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, या फिर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, या फिर उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे आप, या उसे डांटेंगे, या फिर उससे बातचीत करेंगे, या फिर उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उससे बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। तो कौन सा है वो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण, अंतर्दृष्टि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या अपवर्जक शिक्षा। तो दोस्तों, यह है समावेशी शिक्षा। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे। बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, या फिर बालक को दंड देकर सुधार लाने का प्रयास करेंगे, या फिर उसे ध्यान नहीं देंगे,
या फिर उसको कक्षा की आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही। बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो शिक्षक को क्या चाहिए, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें या फिर उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या फिर उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं या उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी सही। उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्त्रीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यस्मरण रटना और समझना, ड्रिल और अभ्यासकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा है? बाल अपराध या फिर कमजोरों को डराने वाला या फिर भगोड़ापन या फिर स्वलीनता। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही, भगोड़ापन। दोस्तों सुपरफास्ट तरीके से हम इस क्लास को देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। तो कितने वर्ष के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो दोस्तों यह है 6 से 14 वर्ष के लिए। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सुपरफास्ट तरीके से हम इस क्लास को देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अंत में बताइएगा जरूर कि आपने 40 में से कितने प्रश्न सही किए। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यह है अच्छी भाव परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना या फिर पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही, अच्छी भाव परीक्षाओं का आयोजन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? क्या है? बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, या फिर बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या फिर बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या फिर बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है भौतिक संसाधनों का, शिक्षित एवं अभिप्रेरित को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो किसे महत्व दिया गया है दोस्तों? दिया गया है ये विकल्प नंबर सी, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में
से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक किया जाए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा विकल्प नंबर डी सही। यह सभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में परीक्षा संबंधी सुधार हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही, मुख्य समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 40 घंटे या फिर 45 घंटे या फिर 50 घंटे या फिर 55 घंटे। तो दोस्तों ये किए गए हैं 45 घंटे। तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके लिए है? सभी छात्रों के लिए है या फिर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए है या सभी नागरिकों के लिए है? तो दोस्तों यह है विकल्प नंबर बी सही, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किन पर नहीं होता? निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों पर, या फिर 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, या बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए नियति है। तो दोस्तों भाषा के लिए नियत है, ये बहुभाषा सिद्धांत पर जोर देता है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या फिर हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि ... का एक सशक्त साधन है। कौन सा है? सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना। तो विकल्प नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो किसके? तो दोस्तों पृथक्करण के सिवाय सभी की आवश्यकता होती है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों गलत पूछा गया है तो गलत बताना है। समानता की भावना का विकास, या फिर धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, या फिर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, या विशेष बालकों के नैतिक आचरण को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना, ये गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो जो मूल्यांकन का तरीका है वो क्या होना चाहिए? लिखित परीक्षा के आधार पर होना चाहिए, या फिर मौखिक परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, या प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। तो विकल्प नंबर इस प्रश्न का डी सही हो जाएगा, प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। अगला विकल्प है, शिक्षण एक विशेष तरीका है जिससे सभी बालक सीख सकते हैं। अगला विकल्प है, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। अगला विकल्प है, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा का जो तात्पर्य है वह है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। तो दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो किसका परिणाम था? कोठारी आयोग का था, या फिर राष्ट्रीय पाठ्य रचना 2005 का था, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
1986 का था या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का था? तो दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। तो दोस्तों शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, या फिर मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, या फिर लड़के लड़कियों वह वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, या फिर सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो दोस्तों विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट 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 के अनुरूप बदलना है। तो दोस्तों व्यवस्था बच्चे, या फिर परिवेश परिवार, या फिर बच्चे परिवेश, या फिर बच्चे व्यवस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, व्यवस्था एवं बच्चे। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो किसके रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, या संसाधन के रूप में, या फिर बाधा के रूप में? तो दोस्तों इसे देखना चाहिए हमें संसाधन के रूप में। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। एनसी अब 2005 बल देता है, तो किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या यह सभी? तो दोस्तों यह बल देता है करके सीखने पर। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर? तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यह है नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा की जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 40 आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हुई। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।